Good morning. We are going to start page number 6.15 of your study material, that is related to conversion of public company into private company or vice versa. Yes, so there was a difference between the public company and private company. Public company and private company. देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में बेसिक डिफरेंस ये है कि पब्लिक कंपनी के केसेस में 7 सब्सक्राइबर्स यानी 7 मेंबर्स हमारे पास मिनिमम चाहिए, और प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, राइट। यहां पे मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, और यहां पे मैक्सिमम अप टू 200 मेंबर्स हम जा सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो है कि पब्लिक ऑफर। यहां पे पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, दैट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सिक्योरिटीज, दे कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स और सिक्योरिटीज which they are going to offer. So whenever company wants to issue their shares to the public, they can invite public offers and they can invite the bids. तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर हो सकती है, यहाँ पे पब्लिक ऑफर प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड। पब्लिक ऑफर अलाउड नहीं है, राइट। एक और डिफरेंस था यहाँ पे कि जो था आपका मिनिमम कैपिटल, यहाँ पे 5 lakhs का प्रोविजन था, और यहाँ पे मिनिमम कैपिटल यहाँ पे 1 lakhs का प्रोविजन था, बट दैट वाज ओमिटेड विच इज कवर्ड अंडर योर लास्ट November 16 अपना जो आता है रिवीजन टेस्ट पेपर, इसके नोट्स में आपको दे दिया गया है। देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स इन योर स्टडी मटेरियल जो कि आपका जून 2015 का जो ये अवेलेबल प्रिंट आउट है, तो ये प्रिंट आउट में कई सारे करेक्शंस है। यू शुड गो एंड रेफर दोज करेक्शंस एंड अमेंड योर मटेरियल जो कि आपका स्टडी मटेरियल है। तो ये प्रोविजन यहां से निकाल दिया गया है, मिनिमम कैपिटल का क्लोज निकाल दिया है, ओके। तो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को आनी है तो वो ये पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एवर। यहां पे पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते और यहां पे इनवाइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में कंपनी ने ये क्लॉज इंसर्ट करके रखा है कि कंपनी इज प्रोहिबिटेड फॉर टू एक्सेप्टिंग ऑफर। तो यहाँ पे ये जो प्रोहिबिशन है, वो प्रोहिबिशन को अगर हटा लिया जाए तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, ऑब्वियसली। और बाकी क्या काम करना है, तो बाकी काम ये करना है कि ये जो लिमिटेशन है 2 और 7 की, इसे मैनेज करना है, ओके। तो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग आवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट होने हैं, और उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये नॉट अलाउड का क्लॉज निकालना है, और दूसरा इमीडिएट काम ये करना है कि आपके अगर मेंबर सिर्फ 2 मेंबर्स है तो इन्हें इंक्रीज करके मिनिमम 7 की जो रिक्वायरमेंट है वहां तक ले जाना है। ये दोनों काम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये करोगे तो आपका कन्वर्जन कॉम्प्लाई होने में बहुत सारी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्या होता है। सो कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड, पब्लिक कंपनी, देखिए यहाँ पे ये कन्वर्जन हो रहा है, पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है आज का। पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्राइवेट कंपनी। तो सिंपल सी बात है ना, आज तक आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज के लिए छूट थी, क्या पब्लिक ऑफर कर सकते हो। अब क्या करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, इन दैट केस फ्रेंड्स यू हैव टू पुट रिस्ट्रिक्शन बाय योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय इन्वाइटिंग, टू प्रोहिबिट द इन्विटेशन ऑफ पब्लिक ऑफर। तो ये सबसे पहला क्लॉज आपको इंसर्ट करना पड़ेगा आर्टिकल में जब आप पब्लिक से प्राइवेट में जाओगे, राइट। आगे देखिए, तो a public company can be converted into private company by passing a special resolution alter its article so as to include therein certain restrictions contained in section 268 of the act. A special resolution passed to convert a public company into private company is binding on dissenting shareholders provided it is bona fide.
is in interest of the company as a whole and is consistent with the object of the in the memorandum of association। देखिए अब यहां पे क्या बताया है, तो सबसे पहला स्टेप स्टेप टू कन्वर्ट पब्लिक इनटू प्राइवेट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। इस बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और इस प्रस्ताव के बाद आप नेक्स्ट जनरल मीटिंग के लिए इनिशिएट करेंगे। जनरल मीटिंग रखनी है तो इन दैट केस जनरल मीटिंग बुलाएंगे। अब ये जनरल मीटिंग कौन सी होगी, हर बार याद रखिएगा कि आपको जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या बात है, तो इसमें होता क्या है कि आप जब बोलेंगे जीएम और जब बोलेंगे एजीएम, सो दिस वुड बी वंस इन योर फाइनेंशियल ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक ही होता है और किसी भी इंसिडेंस पे आप कभी भी सारे शेयर होल्डर्स को बुलाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग है, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज योर एनुअल जनरल मीटिंग। So whenever you are reading this Companies Act, you have to be conscious or careful about the general meeting or the annual general meeting. You have to take corrections or take notes about it कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें जनरल मीटिंग का क्लॉज है या एनुअल जनरल मीटिंग का क्लॉज है, राइट। और दूसरा ये पॉइंट याद रखना है कि स्पेशल रिजोल्यूशन है या फिर जनरल रिजोल्यूशन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द जीएम एंड एजीएम, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि जनरल मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, तो जनरल मीटिंग होगी। उस जनरल मीटिंग के अंदर क्या होगा, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। उस स्पेशल रिजोल्यूशन के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि कंपनी का इंटेंशन जो है, कंपनी की मंशा ये है कि कंपनी अब प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी इन एग्जिस्टेंस है। तो ये बात सभी शेयर होल्डर को बताई जाएगी और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से ये डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे एक और चीज याद रखनी है आपको कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी आने के बाद अब होगा क्या, तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है, देखिए अंदर आपको क्या बताया है, आगे आपको ये बताया है कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग मेंबर्स। अब ये डिसेंडिंग मेंबर्स का मतलब क्या, कोई भी रिजोल्यूशन जब हम पास करते हैं तो इस रिजोल्यूशन के दो नतीजे होंगे, एक या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो ये रिजेक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ 80% शेयर होल्डर्स ने इसे एक्सेप्ट कर दिया, सो व्हाट अबाउट द रेस्ट 20% जो कि ना बोल रहे थे, उनको भी ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर जो डिसीजन है वो उन्हें भी बाइंड करेगा। दे मस्ट हैव टू बी एग्री, क्योंकि यहां पे मेजोरिटी है। बस सिर्फ मेजोरिटी से ये एक्सेप्टेंस बाइंड नहीं करेगा। देखिए आपको ये क्या बताया है कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास एंड टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इज बाइंडिंग ऑन डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड इट इज, अंडरलाइन कर दीजिए या राउंड कर दीजिए, प्रोवाइडेड इट इज बोनाफाइड। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये है कि बोनाफाइड ये जो डिसीजन आपने लिया वो डिसीजन बोनाफाइड होना चाहिए, इज इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो सेकंड इसमें ये होना चाहिए कि इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, राइट। आगे देखिए एंड इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो थर्ड वन सी, in consistence with object of memorandum of association। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डेंस में ये डिसीजन होना चाहिए। यानी कि ये तीन कंडीशन अगर कॉम्प्लाई करती है तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को मजबूरी में भी इसे एक्सेप्ट करना होगा। दे मस्ट हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये यहां पे इतना होने के बाद आगे की प्रोसीडिंग चलेगी, बट सबसे पहले भले ही इसमें ना बताया हो, बोर्ड मीटिंग तो होनी ही है, बिकॉज विदाउट हैविंग बोर्ड मीटिंग दे कैन नॉट इनिशिएट द जनरल मीटिंग।
तो बोर्ड मीटिंग करेंगे और जब बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, सो नाउ दे आर गोइंग टू इनिशिएट अरेंजमेंट फॉर जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग अरेंज होगी, जनरल मीटिंग अरेंजमेंट के बाद वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ली जाएगी। इसके बाद जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है वो भी इसमें राजी होने चाहिए, अगर वो राजी नहीं है तो भी ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन उन्हें बाइंड करेगा। रीजन क्या होना चाहिए, कब ये होगा, तो वो डिसीजन बोनाफाइड होना चाहिए, ये प्रूव करेंगे मेजॉरिटी वाले या बोर्ड। सेकंड कि वो इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होना चाहिए जो ये डिसीजन कन्वर्जन का है, और थर्ड वन वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। इन दैट केस ओनली दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन is binding to the dissenting shareholders, otherwise not। फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, पिटीशन फाइल होगी तारीख पे तारीख। यस, आगे चलते हैं। So any alteration made in the article to convert the public company into private company shall take effect only with the approval of the tribunal, which shall make such order as it deems fit. This provision contained under section 14(1) of the Companies Act 13 is yet to be notified। यानी कि यहाँ पे अभी भी ट्रिब्यूनल की बात है, तो ट्रिब्यूनल जैसे ही फॉर्म हो जाएगा इसमें इमीडिएट इफेक्ट आएगी कि ट्रिब्यूनल के पास से आपको ये क्या करना है, अप्रूव करवाना है इस रिजोल्यूशन को, और उसके बाद ही आप इनिशियल प्रोसीजर जो आगे है वो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको बताइए, जो सेक्शन आपको याद रखनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, दिस इज द कंडीशन और प्रोहिबिशंस covered some prohibitions to private company। यानी कि इसमें कुछ प्रोहिबिशंस लिखे हुए हैं, उस प्रोहिबिशंस के अकॉर्डिंग ही ये प्राइवेट कंपनी काम करेगी। तो जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रोहिबिशन कौन कौन से होंगे, तो इस तरह के प्रोहिबिशन आपके आर्टिकल में इंसर्ट करने होंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, आप पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो। सो यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्रोहिबिशंस, राइट। अब आगे देखिए, आगे आपको ये पता है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब रिवर्स केस है, आप प्राइवेट कंपनी में हो और पब्लिक कंपनी में जा रहे हो, दिस इज योर सेकंड केस, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, कि similarly where the private company alters its article by passing special resolution in such a manner that they no longer include the restriction and limitation which are required to be included in the article, again this same topic is over there। अगर प्राइवेट में से पब्लिक में जाना है तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे, इन रिस्ट्रिक्शंस को आपको हटा देना है वहां से, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या बनेगी, आप पब्लिक कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए आगे, no longer includes the restrictions and limitations which are required to be included in article of private company, then such company shall cease to be private company from the date of such alteration। Now filing with the registrar, तो आगे एक और फॉर्मेलिटी है ना कि रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो। तो देखिए वहां पे बोला गया है कि every alteration of article and copy of other order of tribunal approving the alteration shall be filed with the registrar together with the printed copy of altered article within the period of, underline कर दीजिए, within the period of 15 days in such manner as may be prescribed, who shall register the same। आरओसी के पास आपको जाना है जिसमें आपका पुराना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसे अमेंड आपने किया है, तो उस अमेंडेड आर्टिकल को साथ लेके जाना है और उसे वहां पे फाइल करना है। रजिस्ट्रार उसे फाइल एक्सेप्ट करेगा और वहां पे रजिस्टर में एंट्री करके देगा। आगे, any alteration of the article registered as above, subject to the provision of this act, be valid as if it were originally in the articles। यानी कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जब आप करोगे तो वो अमेंडमेंट आपका वैलिड ही रहेगा एज इफ कि वो ओरिजिनल अमेंडमेंट या फिर ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, राइट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि when companies must be registered। अब देखिए नया पॉइंट आपके पास आ रहा है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कब कंपलसरी है, ये अब नया टॉपिक हमारे पास है जिसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन
464 of the Companies Act 2013, अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 464. No association or partnership consisting of more than such number of persons, not exceeding 100, shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of a gain by the association or partnership or by individual members thereof, unless it is registered as a company under this act or is formed under any other law for the time being in force. अब देखिए यहां पे ये बोला गया है कि जब अप टू 100% अगर एकजुट होकर एक एसोसिएशन के तौर पे ये बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इट. बट when they are more than 100, in that case they must have to get registered first and then they are going to continue that business, so that they shall continue the business, otherwise they will be punishable. ये पॉइंट है यहाँ पे कि 100 तक आपका एसोसिएशन चलेगा, बट अगर 100 से ज्यादा मेंबर्स इकट्ठे करके आपको कोई बिजनेस करना है और प्रॉफिट शेयर करना है तो आपको कंपलसरी कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट करना ही होगा. राइट, आगे देखिए, आगे लिखा है और फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. Above stated provision shall not apply to Hindu undivided family. Obviously HUF जो है ज्वाइंट फैमिली बिजनेस चलता है, तो फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप कैसे मिलती है? जैसे ही आप उसमें बॉर्न होते हो उस फैमिली के आप मेंबर बनते हो, HUF के भी आप मेंबर बन जाते हो. सो इट मे बी पॉसिबल, हालांकि आज के डेट में ये शायद पॉसिबल नहीं है कि 100 से ज्यादा लोगों की फैमिली हो, पर कई सारे लोगों का ग्रोथ रहता है. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन बिजनेस और any association or partnership it is formed by professionals who are governed by special act. देखिए, who are governed by special act. तो कोई ऐसा एसोसिएशन हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो कि जो प्रोफेशनल्स की होनी चाहिए, ट्रेड पर्सनालिटीज नहीं चाहिए. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लिखा हुआ है, तो प्रोफेशनल की होनी चाहिए. और वो प्रोफेशनल भी किस चीज का प्रोफेशन या किस प्रोफेशन में एंगेज होंगे, वो प्रोफेशन भी या उनकी जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो कोई पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू गवर्न होनी चाहिए. आगे, every member of an association or partnership carrying on business in contravention of above law, underline in contravention of above law, shall be punishable with a fine which may extend to 1 lakh rupees and shall also be personally liable for all the liabilities incurred in such business. देखिए, तो यहां भी ये बोला गया है कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो बिजनेस करने के लिए वो मैक्सिमम 100 मेंबर्स तक जुड़ सकते हैं. इफ greater than 100 से ज्यादा मेंबर्स है तो दे मस्ट हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट और कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस कीजिए. बट अगर मान लीजिए कि इन्होंने 110 मेंबर से एसोसिएशन के तौर पे ही बिजनेस किया है और कंपनी के अंदर रजिस्टर नहीं हो रहे, तो इनको क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा. तो पेनल्टी में क्या होगा? तो पेनल्टी है फर्स्ट वन, देखिए आपके यहां पे लिखी है पेनल्टी. द पेनल्टी इज यस विच इज एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड शैल आल्सो बी पर्सनली लायबल. तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी एक्सटेंड टू यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का पेनल्टी उन मेंबर्स के ऊपर लग सकता है. और साथ में दूसरी बात ये होगी, और लिखने से ज्यादा अच्छा है एंड होगा यहां पे, कि जो कोई भी लायबिलिटीज जो यहां पे इंकर की गई है उन सभी लायबिलिटीज के लिए ये सारे जो मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल कंसीडर किए जाएंगे. राइट, सो इन दैट केस दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज इन देयर लायबिलिटीज टू. वो पर्सनली एंड सेवरली लायबल होंगे, बट अगर कंपनी में चले जाते तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती. राइट, आगे देखिए, आगे आपको बताया है कि where an association is formed which has membership in excess of the number aforementioned will be underlined an illegal association. ये जो एसोसिएशन है more than number prescribed, तो इसे illegal association माना जाएगा. illegal association. Such a body will have no legal existence and it cannot be wound up under the act or even as an unregistered company. तो उनको लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट एंटिटी का कंसेप्ट वगैरह इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और ये वाउंड अप भी नहीं हो सकते अनरजिस्टर्ड कंपनी के तौर पे. आगे, neither a member of
it would be able to sue it, nor would it be able to sue the member। यानी कि ना तो ये एसोसिएशन के जो मेंबर्स है ये इन पे ना केस कर सकेंगे एसोसिएशन पे या ग्रुप पे, ना तो ग्रुप कोई इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर केस फाइल कर सकेगा। इनकी लीगल सभी राइट्स जो है वो बैन की जाती है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि nevertheless a member who has paid any money to the association would be able to recover it from the director or against agents or the association before the money so paid has been applied to an illegal purpose। यानी कि अगर ये चाहे तो इसमें से कोई मेंबर अगर निकलना चाहे तो वो उस डायरेक्टर या उसके जो एजेंट है उनके थ्रू ये पैसा कलेक्ट कर ले बिफोर इट इज अप्लाइड टू द इलीगल ऑब्जेक्ट। ओके आगे देखिए। Yes, every person who is or continues to be member of association in the circumstances described above is personally culpable for all the liabilities incurred in such business, and every member is in addition punishable for any person or persons to trade or carry on business under any name or title of which limited is the last word without being fully incorporated। यानी कि कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता कि इसका नाम लिमिटेड से एंड करे और वो बिजनेस करे बाय विदाउट रजिस्टरिंग एज कंपनी। तो अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी से काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और उसके बाद ही आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अदरवाइज योर लायबिलिटी इज व्हाट personal and civil liability is there for any debt of the company, right? आगे देखिए next। Yes, the purpose of prohibiting formation of the large unincorporated business association is to prevent the mischief arising from the large trading undertakings being carried on by large fluctuating bodies, so that person dealing with them did not know with whom they are contracting and so might be put to great difficulties and expenses। Obviously इनके पीछे एक ही मोटिव है कि अगर बहुत ही बड़ी फर्म है तो जो लोग इनके साथ एंगेज हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग एकजुट हुए हैं और इस ग्रुप के थ्रू बिजनेस हो रहा है। अपना बिजनेस किसके साथ हो रहा है, कौन बॉडी है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये पता ही नहीं चलेगा और यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि ये लोग एक कंपनी फॉर्म करें तो एटलीस्ट जो सामने वाली पार्टी है उसे पता तो चले कि वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट और बिजनेस विद द कंपनी, और वो कंपनी को तो पहचाने, एटलीस्ट कंपनी को पहचाने। अदरवाइज वहां पे इलीगल एसोसिएशन में कोई पहचान ही नहीं होगी। 100 से ज्यादा मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स अपने आप कहीं जाके कोई डीलिंग करके आएंगे, कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी कहीं भी कैसा भी होगा, कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या किसी ग्रुप के साथ है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ बिजनेस है या ग्रुप के साथ है। तो ये डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इन लोगों को एक कंपनी के फॉर्म में अगर आपने डाल दिया तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप इस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। आगे नेक्स्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारे लिए जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन।